हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्केड वे में। दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान या भारतीय राज व्यवस्था या पॉलिटिकल साइंस इसको कहते हैं। आज के इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे संविधान से पहले भारत में क्या कानून थे और संविधान निर्माण से पहले जो अंग्रेज़ों ने कानून लाए थे उनका संविधान के ऊपर क्या असर पड़ा और भारत के ऊपर जो अंग्रेज़ों ने शासन किया 1600 से लेके 1600 ईस्वी से लेके 1947 तक जो शासन किया, उनके बीच में कितने अधिनियम लाए, कितने कानून लाए और उन्हीं के अनुसार उन्होंने भारत की गुलामी में जो वो अधिनियम जो काम में लिए भारत की गुलामी में, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय काम ना करते हुए इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो चैप्टर है यह संवैधानिक ढांचा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो संविधान का निर्माण किया गया था उससे पहले का जो कानून था, यानी संविधान से पहले का कानून। संविधान से पहले का कानून था, संविधान का निर्माण कब हुआ था, संविधान भारत में लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया था। तो उससे पहले देश में जो कानून व्यवस्था थी, उससे पहले जो देश में कानून व्यवस्था थी, उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले जो कानून व्यवस्था थी 1773 से लेके 1947 तक का जो टाइम है, यानी कि कानून व्यवस्था भारत में अंग्रेजों ने 1773 से लागू की थी। उससे पहले वो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रहे थे भारत में। 1973 से लेकर 1947 तक के जो कानून व्यवस्था है उसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहली जो कानून व्यवस्था है वो कंपनी का शासन और दूसरी वह ब्रिटिश ताज का शासन या ब्रिटिश क्राउन का शासन भी कह सकते हैं। तो हम आज इसके कंपनी का शासन लागू होता है, वो कब होता है, वो होता है 1773 से 1858 तक। ठीक है दोस्तों, और जो ब्रिटिश ताज का क्राउन का जो शासन है वो होता है 1858 से लेके 1947 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, जो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कंपनी का शासन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो रहता है इंडिया के ऊपर 1773 से 1858 तक रहता है। उससे पहले 1773 ईस्वी से पहले जो घटनाएं होती है वो सिर्फ व्यापारिक कंपनी के तौर पे जो काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी के ऊपर होती है। 1757 में और 1764 में दो युद्ध होते हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, और इन्हीं दो युद्धों ने भारत के इतिहास को बदल दिया और अंग्रेजों को भारत में शासन करने की जो मौका मिल गया। और जो दो युद्ध जो अंग्रेज जीत जाते हैं, प्लासी का और बक्सर का युद्ध, और उसी के बाद में ये भारत में जो कंपनी का आधिपत्य है वो पूरे भारत में लागू कर देते हैं। तो उसी के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। आज का जो अपना चैप्टर है वो है कंपनी का शासन अधिनियम। तो ब्रिटिश ताज का शासन है उसका हम कल चर्चा करेंगे। आज का जो वो है चैप्टर कंपनी का शासन। कंपनी का शासन क्यों लागू होता है, क्योंकि 1757 और 1764 में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, दो युद्ध होते हैं। इन दोनों में अंग्रेज जीत जाते हैं और इसी जीतने के कारण वो पूरे देश के जो शासक थे उनको अपने अधीन लाने के लिए अलग अलग कानून बनाने पड़े। और जो देश के राजा थे, बादशाह थे, वो युद्ध हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे वो मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर पे चलते हैं। कंपनी का शासन या इसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी और वो एक व्यापार करने की कंपनी थी, लेकिन उनकी जो मंशा थी वो भारत में राज करने की थी। तो उसी के ऊपर जो चैप्टर है वो ये आधारित है। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट एक अधिनियम है, वो आता है 1773 में। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ समझेंगे और इसके चैप्टर की एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। इसका एक जो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सबसे पहले इन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी कि सबसे पहले 3 गवर्नर जनरल थे, बंगाल, मद्रास और उड़ीसा।
ठीक है दोस्तों। तीनों में क्या अलग अलग गवर्नर थे, ठीक है दोस्तों, तीनों में अलग अलग गवर्नर थे। अब क्या किया इन्होंने 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये संख्या याद करना, 1773 ईस्वी में बंगाल का जो गवर्नर जज था उसको तीनों के ऊपर हेड बना दिया गया, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था वो तीनों के ऊपर हेड बन गया और उसका नाम दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक मुखिया जो बंगालियाँ की उस टाइम पे पूरी जो राजनीतिक धुरी थी वो बंगाल के ऊपर घूमती थी, इस टाइम पे राजनीतिक धुरी पूरी दिल्ली के ऊपर घूमती है, इसलिए पहले उन्होंने अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे, यानी कि तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी वो बंगाल, मद्रास और चेन्नई, उड़ीसा, बंगाल, मद्रास और उड़ीसा, उन्हों के ऊपर सबसे हेड बना दिया, वो बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया। और ये जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी वो इसके बंगाल के अधीन आ गई, यानी कि पूरे भारत में जो केंद्रीय गुलामी की जो उन्होंने सपना देखा था उन्होंने पूरी करने की सोच रखी थी, वो करने लग गए। बंगाल, बम्बई और मद्रास के गवर्नर के अधीन। जो बम्बई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थे, जो गवर्नर थे, वो गवर्नर जनरल के, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, यानी कि उन्होंने भारत में एक ऐसी केंद्रीय शक्ति बना दी। गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो जो आज के राष्ट्रपति के समान था, उसी के अंदर सारे देश के जो गवर्नर थे उनके अधीन हो गए। कलकत्ता में उच्च न्यायालय नहीं कह सकते, इसको उच्चतम न्यायालय कहेंगे हम, उच्चतम न्यायालय। कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना करते हैं, उसलिए उसको उच्चतम न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के ज़माने में कलकत्ता उच्च न्यायालय, उसको उस टाइम पे उच्चतम न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे हिंदुस्तान का सर्वोच्च उच्च न्यायालय वही था, एकमात्र न्यायालय वही था। इसमें क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों ने इसमें चाल खेल जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसमें 4 न्यायाधीश होते हैं, 4 न्यायाधीश होते हैं, 1+3, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ये चारों अंग्रेज थे, यानी कि उन्होंने शुरू से ही भारतीयों को उच्च पद पर आसीन करने से रोका, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीय अगर उच्च पद पर आसीन होंगे तो गुलामी की जो जंजीरें थी वो नहीं झेल पाएंगे और भारत में उपद्रव हो जाएगा, इसलिए उन्होंने चारों जो न्यायाधीश थे वो अंग्रेज बिठा दिए। ठीक है दोस्तों, फिर आता है एक 1781 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उससे पहले एक एक्ट आता है 1781 में, सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में उन्होंने एक एक्ट पारित किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का ज़्यादा कुछ उन्होंने लागू करने की नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बहाना बनाया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उनके अंदर जो कमियां हैं उसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए पूरा करेंगे। यानी कि ये जो एक्ट सेटलमेंट 1781 में पारित हुआ था, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो कमियां थी उसको कमियों को दूर किया जाए। उसके बाद आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। 1784 में एक उन्होंने एक्ट पारित किया। ये जो एक्ट पे एक्ट ला रहे थे अंग्रेज, वो धीरे धीरे भारत की जो व्यापारिक कंपनी थी उसको प्रशासनिक कंपनी बनाने के लिए ही उन्होंने इतने अधिनियम पारित किए ताकि जो उनकी मंशा थी भारत को गुलाम बनाने की वो कामयाब पा सकें। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता थी 1781 में जो अधिनियम पास हुआ उसको सेटलमेंट एक्ट कहा जाता है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन होता है, इसमें कंपनी व राजनीतिक कार्य पृथक कर दिए। अब देखो मैंने कहा था ना, क्योंकि उनकी मंशा सिर्फ भारत में व्यापार करना ही नहीं थी, वहाँ उनकी मंशा थी भारत में प्रशासनिक जो राज करने की। अब उन्होंने कंपनी के कार्य को और जो प्रशासनिक इकाइयों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। ठीक है, यानी कंपनी का काम है व्यापार करना,
व्यापार करना, और दूसरा है जो प्रशासनिक इकाई में बांट दिया कि वो सिर्फ राजनीतिक मामले करेंगे और वो जो जितने राजा महाराजा थे उनको अपने अधीन करेंगे, उनको सुरक्षा की गारंटी देकर अपने अधीन करेंगे। वो सारे हम इतिहास में पढ़ेंगे, एक नॉर्मली इसमें समझ रहे हैं। उनके जो उन्होंने दो एजेंसियां बनाई, वो थी एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये देखता था प्रशासनिक, यानी कि ये भारत का जो प्रशासनिक काम था, राजा महाराजाओं के जो जब सारा ब्यौरा वो ब्रिटिश जो शासन को उसको देता था, और भारत में सारे जो सैनिक, असैनिक और राजनीतिक नियंत्रण थे वो इसके अंदर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। दूसरा वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आता सारी व्यापारिक इसके अधीन था, यानी कि जो इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो सारे व्यापार होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन होते थे, और जो राजनीतिक, सैनिक और जो सारे नियंत्रण थे वो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये? अब उन्होंने क्या किया, द्वैध शासन व्यवस्था शुभारंभ कर दी। इन्होंने द्वैध शासन, यानी कि द्वैध शासन आप समझ गए होंगे, द्वैध शासन, दोहरा शासन, द्वैध शासन। द्वैध शासन व्यवस्था ऐसे इसलिए कह सकते हैं इसको, एक तो कंपनी का काम था शुरू में व्यापार करना, अब ये व्यापार भी कर रही है, और दूसरा शासन भी कर रही है। यानी कि अंग्रेज जो उपनिवेश के नाम से भारत में आए थे, व्यापार करने के नाम से भारत में आए थे, वो अब उपनिवेश के साथ साथ भारत में राज भी करने लग गए थे ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने राज करने के दौरान अब क्या कर दिया, देखो धीरे धीरे उन्होंने अंगुली पकड़ते पकड़ते पूरे हिंदुस्तान का पोंचा पकड़ लिया, यानी कि पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। पहली बार हिंदुस्तानियों को एहसास हुआ कि हम भारत अब गुलाम हो चुका है। उन्होंने क्या कहा, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, जैसे अभी कह सकते हैं ना इंडिया का कितना क्षेत्र है, कितना एरिया है, यानी कि उन्होंने जिस एरिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी का, जैसे पूरा भारत है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, यानी कि पूरे भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। व्यापारिक कंपनी में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी कि जो ये भारत है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वो है क्षेत्र, उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, यानी ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और देश में एक राजनीतिक भूचाल आ गया कि पूरा जो भारत का जो व्यापारिक क्षेत्र था वो ब्रिटिश शासन के अंदर चला गया या उसके अधीन चला गया, यानी कि उसके ऊपर जो शासन करेंगे वो डायरेक्ट ब्रिटिश शासन होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो जाता है, और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट एक जो भारत की जो प्रशासनिक जो राजनीति करने की मंशा थी उनकी, व्यापार से प्रशासनिक की ओर जो मुड़ता है वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट के अंदर ही मुड़ता है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश इंडिया एक्ट के अंदर इतने कानून पारित किए कि जो व्यापारिक कंपनी थी वो एक प्रशासनिक कंपनी बन गई, अब वो यहाँ पे सरकार चलाने लग गई। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, चार्टर एक्ट आते हैं, बहुत सारे चार्टर एक्ट आते हैं, 1813, 1833, 1853। तो हम पढ़ेंगे, एक चार्टर एक्ट आता है 1793 में। ठीक है दोस्तों, क्रम वाई ये सारे 73, 84, 93। 1793 में एक चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इन्होंने क्या किया कि जो भी वहाँ के जो चार्टर एक्ट के 1793 का जो अधिनियम था, उसका सिर्फ एकमात्र एक उद्देश्य था कि जो प्रशासनिक सेवा के अंदर जितने भी अधिकारी थे उनके वेतन में सुधार, और उनको लालच दिया गया कि भारत के जो जितने भी कर्मचारी थे उनको लालच दिया गया, आपको वेतन वृद्धि इतनी कर दी जाएगी, आपको इतना बेनिफिट होगा, ताकि वो अंग्रेज अपनी मंशा पूर्ण कर सके, और उनको प्रलोभन दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813। फिर उन्होंने अपने जो प्रशासनिक उनके इरादे थे उनके लिए कानून लाए। तो वो कानून था, सबसे पहले कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इन्होंने पहला गेम खेल गया कि 20 वर्ष तक कंपनी का शासन रहेगा।
आगामी 20 वर्षों तक कंपनी का शासन रहेगा। यानी कि 1813 में चार्टर अधिनियम आया, तो 1813 प्लस 20 यानी कि 1833 तक कंपनी का शासन भारत पर रहेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट उन्होंने यही कहा कि कंपनी का शासन 20 साल तक आगे और बढ़ गया है, यानी कि 20 साल तक अंग्रेजों का शासन रहेगा। अब कंपनी का शासन नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में समझ में आ गया था कि ब्रिटिश का शासन आ चुका है, यानी कि कंपनी का शासन 20 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया। क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों का भारत में जो उपनिवेश का इरादा था, उसी के साथ साथ उपनिवेश के इरादे के साथ साथ प्रशासनिक इरादा था, उसी के साथ उनका दूसरा इरादा था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना 1813 जो चार्टर अधिनियम आता है, उससे पहले भारत में पादरियों का आना मना था, यानी कि उससे पहले जो पादरी होते हैं, ईसाई के जो धर्म गुरु होते हैं, उनका भारत में आना वर्जित था, यानी कि वो पहले नहीं आ सकते थे। 1813 में एक नियम लाता है चार्टर अधिनियम के तहत कि जो ईसाई पादरी है वो भारत में आ सकते थे, और उन्होंने उनको खुली छूट दे दी, खुली छूट, यानी कि उन्होंने पादरियों को खुली छूट दे दी। और हुआ क्या नतीजा कि अधिक से अधिक संख्या भारत में जो ईसाई पादरी थे आए, और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से करने लग गए। ठीक है दोस्तों, 1813 के बाद में ही ये अंग्रेजों के जो ईसाई पादरी थे वो भारत में आना शुरू हुए थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब दूसरा एक अधिनियम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1833 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चार्टर अधिनियम 1833। इसमें क्या क्या होता है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी के व्यापारिक अधिकार, कंपनी के व्यापारिक अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था वो समाप्त कर दिया। हिंदुस्तान वाले बहुत खुश हो गए होंगे कि ईस्ट इंडिया में व्यापार का जो उसका एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया, बिल्कुल ही समाप्त कर दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी। यानी कि हिंदुस्तान में सोचे होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को उन्होंने प्रलोभन देते रहे थे और हिंदुस्तान वाले समझ ही नहीं सके उस चीज़ को। तो हिंदुस्तान वाले समझ रहे थे कि ईस्ट इंडिया का जो व्यापार का अधिकार वो समाप्त हो गया और हम खुले जीवन जी सकेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक जो उन्होंने खुशी दी थी वो दूसरे पली छीन ली। उन्होंने तुरंत दूसरा कानून पारित किया कि जो कंपनी का कार्यभार भारत पर शासन करना है, यानी कि कंपनी का शासन अब व्यापार नहीं करेगा, कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, उनका काम है भारत के ऊपर शासन करना। ठीक है दोस्तों, उन्होंने दूसरा कानून जो लाया 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, उसके अंदर उसका काम था, कंपनी का काम था, वो था कंपनी का काम भारत पर शासन करना। ठीक है दोस्तों, अब तो भारत को उन्होंने पूर्णतया अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया था। वैसे तो 1757 में प्लासी और 1764 बक्सर के युद्ध में ही क्लियर हो गया था कि भारत में अब अंग्रेजों का शासन आ जाएगा। लेकिन जो अधिनियम के तहत संवैधानिक, उस टाइम के संविधान यही थे, 26 जनवरी 1950 के बाद में संविधान लागू हुआ, उससे पहले के संविधान जो ये अधिनियम ही थे, क्योंकि जो ये अधिनियम पारित हो जाते थे पूरे हिंदुस्तान में इनका पालन किया जाता था। उन्होंने एक, जैसे आज लोकसभा और विधानसभा यानी कि जो विधेयक पेश होते हैं, उसी की तरह उन्होंने एक नियम बना दिया कि कंपनी का कार्यभार अब शासन करेगा। ठीक है, यानी कंपनी का हम शासन करना है। अब उन्होंने केंद्रीकरण की एक और पहल की, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने की एक और पहल की। उसका जो कानून लाए उसको हम समझेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हुआ। सॉरी दोस्तों, हमने इसको नहीं पढ़ा, एक क्वेश्चन रह गया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, इसका एक क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। जो क्वेश्चन बनता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये नोट करने की बात है, सिर्फ वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वो पूरे भारत के नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब दोस्तों, अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का, यानी कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था पूरे भारत का, संपूर्ण
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि पूरे भारत के ऊपर सिर्फ एक ही हुकूमत रहेगी और वो हुकूमत का राज करेगा भारत का गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसका एक क्वेश्चन बनता है। कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, सीधा की सीधा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। और बंगाल के गवर्नर जनरल तो आपको लॉर्ड वार्निंग हेस्टिंग्स याद करना पड़ेगा। बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह अब भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि जो उसका ऑफिस था बंगाल में, उसको हटा के वो कहाँ पे, नई दिल्ली कह सकते हैं, नई दिल्ली में लिया है और पूरे भारत को राज करने की जो उनकी मंशा थी वो पूरी हो गई। दास प्रथा समाप्त। अब इन्होंने क्या किया, वैसे तो ये सुधार थे, सामाजिक सुधार थे, धार्मिक प्रथा को बंद करना, कन्या प्रथा को बंद करना और शिक्षा नीति लागू करना, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी मंशा पूर्ण करने के लिए कानून पारित किए थे। दास प्रथा का समाप्त 1843 में एक अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि पहले एक गुलाम बनाने की परंपरा थी और दासों को क्रय विक्रय किया जाता था, तो उन्होंने संपूर्ण दास प्रथा को बंद कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि दास प्रथा समाप्त कब की गई थी? 1843 में। किसने बंद की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कब की थी? 1843 में। प्रथम विधि आयोग का गठन। उन्होंने एक आयोग, जैसे अभी विधायिका में अलग अलग मंत्री बनते हैं, ठीक है दोस्तों, अभी अलग अलग मंत्री बनाते हैं, विधायिका अलग अलग मंत्री बनाती है, अलग अलग कार्यभार दिया जाता है, तो इन्होंने ही इसे एक प्रथम विधि आयोग का गठन किया। यानी कि जो कानून बनेंगे वो इसी विधि आयोग के अंदर देखरेख में रहेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा एक अधिनियम आता है, चार्टर अधिनियम 1853। ये जो अधिनियम था, ये क्या होता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट अधिनियम होता है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट अधिनियम कौन सा था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में ख़त्म हो जाती है, वो है ब्रिटिश, वहाँ से शुरू हो जाता है ब्रिटिश ताज क्राउन, सीधे भारत के ऊपर ब्रिटिश का शासन, ब्रिटिश विक्टोरिया का शासन, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट अधिनियम था और इसकी विशेषता क्या थी? महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा। यानी कि जो प्रशासनिक पद थे, पहले बड़े बड़े पद थे, उनके पहले क्या होता था? नामजद, यानी कि सिफारिशों के ऊपर नामजद, यानी कि जो ब्रिटिश असेंबली में जो भी नामजद किए जाते थे, या जिन नामों की सिफारिश की जाती थी, वही वहाँ पे बड़े प्रशासनिक पदों पे नियुक्त किए जाते थे। अब क्या होता है, इन्होंने एक सुधार किया कि भारत में जो बड़े प्रशासनिक पद हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम किया जाएगा, यानी कि सिविल सर्विस की तरह ही वहाँ पे उस टाइम पे ये नियम बनाया गया कि भारत में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा और उसमें जो मेरिट में आएंगे उनको ही अधिकारी बनाया जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल के कार्यों का विभाजन, गवर्नर जनरल के कार्यों का विभाजन कर देते हैं। ये क्या होता है, एक तो प्रशासनिक, एक होता है विधायी, यानी कि मौजूदा स्तर पे इसको समझ सकते हैं, विधायिका और कार्यपालिका। यानी कि इसमें दो बना दिए गए, विधायिका के अंदर क्या होता है, जैसे आज के टाइम में विधायक होते हैं जो कानून पारित करते हैं, विधायक बनाते हैं, विधायिका सिर्फ विधायक कहलाती है, एक्ट बनाती है। और प्रशासनिक के अंदर सारे अधिकारी और अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए, ताकि भारत के ऊपर जो कार्य करने की, जो उनकी जो कार्य करने की जो अधिक लोड था अधिकारियों के ऊपर, उनको हल्का किया जा सके और सभी कार्य अलग अलग अधिकारी संभालें। और विधायिका बना दी गई ताकि भारत में नए कानून बनाने के लिए जो काम था सिर्फ विधायिका का काम था, ठीक है दोस्तों। आज का चैप्टर था हमारा 1600। इसको आज का जो अधिनियम था वो था 1600 से लेके 1858 तक। यहाँ पे
1600 से 1773 तक जो कंपनी है वो एक छुटपुट व्यापार करती रहती है, अलग अलग राजाओं से आज्ञा लेके और वहाँ के राजाओं से परमिशन लेके व्यापार करती रहती है। लेकिन 1773 से 1858 का जो कार्यकाल है उसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन। ठीक है दोस्तों, 1773 से 1858 का जो कार्यकाल रहा उसको ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज का शासन आता है 1858 से स्टार्ट होता है 1947 तक। 1947 के बीच में इन्होंने राज करने के लिए कितने अधिनियम लाए, उनके हमारे भारतीय संविधान पे क्या असर पड़ा, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम कल क्लियर करेंगे। इसके बीच में कितने अधिनियम ये लाते हैं, इन्होंने कितने अधिनियम पारित करते हैं, काफ़ी सारे वो हैं। 1891 है, 1909 है, 1919 है, 1935 है, इतने सारे अधिनियम ये लेके आते हैं, यानी कि इतने सारे कानून लाते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। ठीक है, थैंक यू।